हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट के सी पॉइंट के अंतर्गत ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग, अधिगम का अवलोकन। हम अधिगम का प्रबोधन पढ़ चुके हैं, जिसे हमने 3 बिंदुओं में पढ़ा था अलग अलग करके, और इसी में ही यूनिट फर्स्ट के सी पॉइंट में थर्ड पार्ट में हमारे एक टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग, कि किस तरह से हम अधिगम का मूल्यांकन कर सकते हैं। और वहीं सिलेबस में लिखा हुआ है कि हमने इसे किस आधार पर पढ़ना है, बाय सेल्फ, बाय पीयर एंड बाय टीचर। ठीक है, हमने अधिगम का अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है लर्निंग की, तो हमें क्या करना है, खुद का मूल्यांकन खुद से करना है, सहपाठी मूल्यांकन को पढ़ना है, और इसके साथ साथ शिक्षक मूल्यांकन को पढ़ना है। तो यहाँ पे हम जो स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में। ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट्स, जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या है? अपनी ऑब्जर्वेशन, खुद की ही ऑब्जर्वेशन करना सेल्फ ऑब्जर्वेशन होता है। इस ऑब्जर्वेशन में बच्चा किस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, किस चीज़ का यहाँ पे अवलोकन करेगा? वो करेगा स्वयं के कार्यों का अवलोकन, स्वयं के कार्यों का अवलोकन। जो उसने काम किए हैं उसका अवलोकन करेगा, उसको चेक करेगा कि वो किस कैटेगरी में आता है, किस स्तर पर आता है, उसकी गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, तो अपने कार्यों का अवलोकन करेगा, और कार्यों की क्या चेक करेगा? गुणवत्ता चेक करेगा कि किस गुणवत्ता का उसका कार्य है। इसके अलावा वो क्या करेगा? इसके अलावा वो अपनी क्षमताओं की जांच करेगा, अपनी क्षमताओं को जानेगा, उसकी जांच करेगा कि उसकी क्षमताएं कौन कौन सी हैं, क्या उसने जो कार्य किया है वो उसकी क्षमता के अनुसार किया है, या फिर वो इससे भी अच्छा कर सकता था, या फिर हो सकता है कि उसने जो काम किया वो इतना अच्छा हो गया है कि उसे लग ही नहीं रहा कि ये काम उसने किया है। अपनी क्षमता से भी ऊपर के लेवल का काम किया उसने। अब उसने ये डिसाइड करना है कि क्या उसने अपनी क्षमता का सही प्रयोग किया है उस कार्य को करने में, या फिर उसने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे जब हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, सेल्फ असेसमेंट या खुद के मूल्यांकन अवलोकन करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है अपने कामों को बच्चा खुद से चेक करता है। ठीक है, अपने कार्यों का अवलोकन करता है, अपने कार्यों की गुणवत्ता को चेक करता है। इसके अलावा अपनी क्षमताओं की जांच या अपनी क्षमताओं को चेक करता है कि क्या उसने अपनी क्षमताओं का सही प्रयोग किया है उस कार्य में, या फिर वो इससे भी बेटर कर सकता था। ठीक है, या फिर बहुत ही अच्छा कर दिया, इतनी तो क्षमता थी नहीं उसमें, जितना अच्छा उसने काम कर दिया, तो इसका मतलब उसने बहुत ही बेस्ट दिया है अपना। तो इस तरह से ये होती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीयर असेसमेंट या पीयर ऑब्जर्वेशन की। पीयर ऑब्जर्वेशन, पीयर ऑब्जर्वेशन क्या होता है? पीयर का मतलब सहपाठी, सहपाठी अवलोकन। सहपाठी अवलोकन का मतलब सहपाठी के द्वारा अवलोकन करना। जिस तरह से सेल्फ ऑब्जर्वेशन में विद्यार्थी अपने बारे में खुद से अपने कार्यों का अवलोकन करता है, अपनी क्षमताओं को चेक करता है, उसी तरह से पीयर असेसमेंट में क्या होगा? विद्यार्थी का अवलोकन उसके सहपाठी के द्वारा किया जाए। ठीक है, सहपाठी चेक करेगा कि किस तरह से उसने कार्य किया है, तो सहपाठी उसकी क्षमता को भी चेक करेगा, उसके कार्यों की गुणवत्ता को भी चेक करेगा। ये क्या है? सहपाठी अवलोकन। हमने 2 तरह का अवलोकन देख लिया, खुद का अवलोकन करना, खुद से सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सहपाठी के द्वारा अवलोकन होना, सहपाठी अवलोकन यानी पीयर ऑब्जर्वेशन।
ठीक है। अब एक चीज और, इन दोनों को हमने इकट्ठा करके भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक स्वयं मूल्यांकन यानी कि स्वयं ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। देखिए वो परिभाषा दी है रोल्फ फिशर एवं रोस ने। अब वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि बालक क्या करता है, बालक विद्यार्थियों द्वारा साक्ष्यों एवं विशिष्ट मानदंडों के आधार पर भविष्य में अच्छा करने के उद्देश्य से अपने कार्य का स्व अवलोकन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे ये रोल्फ फिशर या फिर किसने कहा है, रोस ने, इन दोनों ने मिलकर के ये परिभाषा दी। आप इसको नोट करो और मैं अभी इसमें इंक डालकर आ रही हूँ, नोट कर लीजिए। हाँ जी, तो ये लोग क्या कह रहे हैं, रोल्फ फिशर और रोस ये कह रहे हैं विद्यार्थियों द्वारा साक्ष्यों एवं विशिष्ट मानदंडों के आधार पर। अब ये साक्ष्य क्या है, साक्ष्य मतलब क्या होते हैं, किसी चीज के प्रमाण, एविडेंस। ठीक है, तो एविडेंस क्या चीज है, बच्चे ने जो काम किया वो क्या है, एविडेंस है, प्रमाण है, उसी को तो चेक करेगा बच्चा। तो वो क्या करता है, विद्यार्थियों द्वारा साक्ष्य और विशिष्ट मानदंडों के आधार पर मानदंड भी बनाएगा, भी जो काम उसने किया है उस काम के मानदंड भी तो होंगे कि काम ऐसा होना चाहिए था और ऐसा हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों को, एविडेंसेस को देख के, अपने काम को देख करके, प्लस इसके साथ साथ मानदंड जो वो बना करके चल रहा है कि मेरा काम ऐसा होना चाहिए था, जब मैंने शुरुआत की थी काम की तो मैं ये दिमाग में लेकर चला था कि मेरा काम इस स्टैंडर्ड का होगा, इस लेवल का होगा। तो इन दोनों को लेकर के वो क्या करता है, कारण क्या है, भविष्य में अच्छा करना, इससे भी अच्छा करना। तो अच्छा करने के उद्देश्य से, ये उद्देश्य होता है उसका, अपने कार्य का वो अवलोकन करता है, तो ये कहलाता है स्व अवलोकन। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन आपकी हेल्प करेगी किसमें, एग्जाम्स में। चलिए अब हम इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे कि इससे फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों चीजें इकट्ठे ही करनी है हमें, सहपाठी अवलोकन और स्व अवलोकन।
स्व अवलोकन व सहपाठी अवलोकन के गुण। हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? इनके गुणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला गुण या सबसे पहला फायदा जो होता है इससे वो क्या है? समय की बचत। समय की बचत। किसके समय की बचत? शिक्षक के समय की बचत। शिक्षक जब ये काम बच्चों को दे देगा, या तो बच्चा अपना मूल्यांकन खुद से कर रहा है, खुद की ऑब्जर्वेशन खुद से कर रहा है, या दूसरी चीज़ कि अपने सहपाठी उसका जो है उसका अवलोकन कर रहा है, उसकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो शिक्षक को टाइम मिला ना। बिकॉज एक शिक्षक को बहुत सारे काम करने होते हैं। उसे अपनी पाठ योजना बनानी है, उसे अपना लेसन प्लान तैयार करना है, फिर उसको जा करके प्रभावी तरीके से उसी लेसन को डिलीवर करना है, क्लास के अंदर पढ़ाना है बच्चों को। फिर उसे साथ साथ में बच्चों का ऑब्जर्वेशन भी करना है। किस तरह से? क्योंकि उसको क्या करना है, बीच बीच में क्वेश्चनिंग करनी है, शिक्षण अच्छे से हुआ है नहीं उसको चेक करना है, अपने टीचिंग मेथड्स पे ध्यान देना है, और बच्चों का मूल्यांकन भी करना है, क्योंकि बाद में उसको क्या करना है, एक उनका मापन मूल्यांकन करके उनकी असेसमेंट जो करनी होती है। तो एक लंबी प्रोसीजर है जिसका वो हिस्सा होता है एक शिक्षक का। जब ये वाला काम, ऑब्जर्वेशन का काम, या तो सहपाठी कर रहा है या बच्चा खुद कर रहा है, तो इससे क्या होगा? इससे उसका टाइम बचेगा और वो इस टाइम का प्रयोग कर सकता है अपने शिक्षण को और भी अधिक प्रभावी बनाने। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, इसका पहला गुण तो यही हो गया कि इससे शिक्षक के समय की बचत होती है। दूसरी चीज क्या सामने आती है? तुरंत प्रतिपुष्टि। अब प्रतिपुष्टि क्या चीज है भाई? रिस्पॉन्स। प्रतिपुष्टि का मतलब रिस्पॉन्स, तुरंत रिस्पॉन्स मिलना। किस चीज का? कि काम सही हुआ है या नहीं हुआ। देखिए, जब शिक्षक चेक करेगा ना किसी के काम को, ऑब्जर्वेशन शिक्षक करेगा, तो उसको टाइम लगेगा। कैसे टाइम लगेगा? तो क्योंकि वो क्या करेगा, वो यहाँ पे उसको करना पड़ता है अपने आप को अलग से टाइम निकाल के, ताकि वो बच्चे के बारे में अच्छी तरह से असेसमेंट कर सके, तो वो अलग से काम करेगा, उसको एक टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे बच्चा जब खुद ऑब्जर्वेशन करेगा तो किसी भी चीज़ के लिए उसको रुकना नहीं पड़ेगा, वेट नहीं करनी पड़ेगी। आप एक चीज़ को, इस चीज़ को ऐसे समझ लो, मैंने क्लास में आपका टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद जस्ट मैंने आपको ही एक दूसरे की कॉपियाँ एक्सचेंज करके दे दी, और मैंने बोला सब एक दूसरे का टेस्ट चेक करो। तुरंत नंबर पता चल जाएंगे आप कि आपके नंबर कैसे आए हैं, या फिर आपके कितने नंबर आए हैं, है ना। तो यहाँ पे तुरंत प्रतिपुष्टि मिली ना। और वही टेस्ट अगर मैं चेक करूँगी तो हो सकता है अगले दिन दूँ, हो सकता है 2 दिन बाद दूँ, हो सकता है 1 हफ्ते बाद दूँ। वैसे ऐसा मैं करती नहीं हूँ, आपको भी पता है, फर्स्ट ईयर में आप मुझसे पढ़ चुके हैं सभी के सभी। अगले दिन मेरी यही होती है कोशिश कि मैं अगले दिन टेस्ट दे दूँ। लेकिन क्या होता है कि कई बार काम ज़्यादा होने की वजह से 2 दिन 4 दिन कोई लग ही जाते हैं, कोई हफ्ता भी लग जाता है कई बार टेस्ट चेक करने में। तो आप क्या है, तब तक उस टेस्ट को भूल ही चुके होते हो। तो एक जो अंदर अपने मार्क्स जानने की एक लालसा होती है ना, वो खत्म हो चुकी होती है। तब हमारा मन ही नहीं होता कि मार्क्स पता चले ना पता चले, कुछ नहीं है। तो उस प्रतिपुष्टि की, उस रिस्पॉन्स की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहती जितनी कि अगर तुरंत ही पता चल जाए कि काम कैसा हुआ है, तो उसमें जो मज़ा है वो कहीं भी नहीं। तो यहाँ पे जब बच्चा खुद से मूल्यांकन, खुद से अवलोकन करेगा, अपने सहपाठी से अवलोकन उसका जो किया जाएगा, तो यहाँ पे तुरंत प्रतिपुष्टि मिलेगी जो फायदेमंद होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है विधि शास्त्र संबंध। विधि शास्त्र संबंध। अब ये विधि शास्त्र संबंध मैंने लिख दिया, तो आपने बोला ये कहाँ पे मैडम ले गए, हम क्या कहना चाहते? तो विधि शास्त्र संबंध का मतलब जब बच्चा खुद से अपनी गलतियां चेक करेगा या फिर अपने सहपाठी की गलतियां निकालेगा किसी भी कार्य के अंदर, तो क्या उसे अपनी ही गलतियों का पता नहीं चल जाएगा? तो ये एक लॉ है। विधि, विधि का मतलब क्या होता है? लॉ, है ना। लॉ कॉलेजेस, विधि कॉलेज बोलते हैं ना उसको, विधि महाविद्यालय।
तो इसी तरह से विधि का मतलब ये एक लॉ है, ये कहता है कि अगर आपने खुद को चेक करना है तो इसके लिए आपके ही जैसा सेम काम जिस बच्चे ने किया है आप उसको चेक कर लो, उसकी गलतियों से आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा। तो जब बच्चा ऐसा करता है, क्या सहपाठी अवलोकन करता है, तो अपने सहपाठी की गलतियों को खोजता है तो उसे अपनी गलतियों का भी पता चलता है। तो ये इसका एक गुण है, विधि शास्त्र संबंध। ठीक है, चलिए अब और क्या होता है, और गुण है शिक्षक की ग्रेडिंग से सहमति। अब बच्चे ने चाहे खुद का मूल्यांकन किया, चाहे सहपाठी ने उसका मूल्यांकन किया, तो जो रिजल्ट्स होंगे वो किसके पास पहुंचेंगे बच्चों, वो रिजल्ट्स पहुंचेंगे टीचर के पास। टीचर ही तो लास्ट में ये डिसाइड करेगा कि आखिर क्या कंक्लूजन निकला है। ठीक है, दोनों रिजल्ट शिक्षक के पास पहुंचेंगे, फिर शिक्षक उसको क्या देगा, सहमति देगा कि बिल्कुल सही हुआ है, आपने अपना मूल्यांकन सही किया है, मुझे भी आप में ऐसा लगता था कि आपको ऐसा सुधार करना चाहिए, या आपका कार्य इस लेवल का है और आपने भी सही चेक किया। या फिर सहपाठी ने किया तो सहपाठी आगे बताएगा कि मैंने इस बच्चे का मूल्यांकन किया है, इस बच्चे की ऑब्जर्वेशन की है और मेरा ये रिजल्ट रहा है। तो इससे शिक्षक की सहमति मिलती है। ठीक है, सहमति मिलती है तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो देखो अगर शिक्षक से सहपाठी की जो अंतिम जो उसका निर्णय है, जो निष्कर्ष है वो मैच होता है, तो इससे उसको मनोबल मिलेगा कि ठीक है मेरे में ये गुण है कि मैं एक शिक्षक जैसी कुछ क्वालिटी रखता हूँ तभी मैं ये कर पाया ऑब्जर्वेशन। और दूसरा, अगर कुछ ऐसा है कि सहमति नहीं मिलती है या फिर शिक्षक की सहमति के साथ उसकी सहमति अलग है, तो अगली बार वो अवेयर होकर काम करेगा ना। तो दोनों ही तरीकों से ये चीज़ें फायदेमंद रहती हैं। तो ये इसके क्या देख रहे हैं, हम फायदे देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये कहता है कि इससे बालक में दृष्टिकोण का निर्माण होता है। दृष्टिकोण का निर्माण, देखो खुद के कार्यों को देख करके अपने ही संबंध में निर्णय लेना, प्लस इसके साथ साथ अपने सहपाठी के काम को देख करके फिर उसके कार्य के बारे में निर्णय लेना, ये एक लंबी प्रोसेस होती है। अगर कोई समझदार बच्चा है तो वो ऐसे नहीं कि बस काम देखा और फिर उसको कह दिया कि ये इस स्केल का है, ऐसा नहीं होगा। इसमें टाइम लगेगा, इसमें उसको एक लंबी प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि वो अपना एक एटीट्यूड बनाए, एक दृष्टिकोण बनाए, जिस काम को वो चेक कर रहा है, जिस बच्चे के काम को चेक कर रहा है या वो अपने काम को चेक कर रहा है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि वो एक दृष्टिकोण का निर्माण करे। दृष्टिकोण क्या होता है, हमारी किसी काम के प्रति जो देखने का नज़रिया होता है उसको हम दृष्टिकोण कहते हैं। हमारी किसी काम को सोचने की जो एक क्षमता है या सोचने का जो तरीका है उसके बारे में वो क्या है, वो दृष्टिकोण है। हमारा किसी चीज़ के प्रति एटीट्यूड क्या है, ठीक है, वो दृष्टिकोण है। तो इससे बालक में ये क्षमता विकसित हो जाती है कि वो किसी पर्टिकुलर काम को कर रहा है तो उसके प्रति उसका एक दृष्टिकोण विकसित होता है, उसकी एक सोच विकसित होती है, उसका एक नज़रिया विकसित होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये हैं इसके गुण। अब जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष भी होते हैं। ठीक है, तो चलो आओ बात करते हैं अब दोषों। तो जब दोषों की बात करेंगे ना बच्चों, तो सबसे पहली भी बात जो आएगी वो है अविश्वसनीय अवलोकन। ये अवलोकन कैसा होता है, अविश्वसनीय होता है। अविश्वसनीय मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जाता उसको कहते हैं अविश्वसनीय। क्यों होता है भाई अविश्वसनीय? अब आप एक बात बताओ, क्या जो स्टूडेंट है, चाहे वो सहपाठी है चाहे वो खुद का मूल्यांकन कर रहा है, तो क्या वो शिक्षक जैसा ऑब्जर्वेशन, शिक्षक जैसा मूल्यांकन, शिक्षक के जैसा ही काम कर सकता है? नहीं। शिक्षक एक्सपर्ट है लेकिन बच्चे एक्सपर्ट नहीं है। तो कारण क्या है?
अनुभवहीनता, अनुभवहीनता। उनके पास क्या नहीं है बच्चों? उनके पास अनुभव नहीं है अपने काम को चेक करने का या फिर अपने सहपाठी के काम को चेक करने का। उनके पास अनुभव नहीं है, और अगर अनुभव नहीं है तो काम इतना तो अच्छा नहीं हो सकता। हम सभी जानते हैं अनुभव होने की ज़रूरत है ना किसी भी काम को करने के लिए। तो क्योंकि खुद के काम को चेक करने का या फिर सहपाठी के काम को चेक करने का उसके पास अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है वो, इसलिए जो काम होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो अवलोकन वो करेगा, वो कैसा होगा? वो अविश्वसनीय होगा। दूसरी चीज जो सामने आएगी वो है निष्पक्ष निर्णय का अभाव। अब इसके अंतर्गत पहले तो हम बात करेंगे सेल्फ ऑब्जर्वेशन की। देखो, चाहे हम कितना ही अपने आप को फेयर कह लें, लेकिन कोई भी अपने बारे में कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं करता। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, हम सभी जानते हैं। अभी अगर कोई आपके सामने आए और आकर के आपको ये बोले कि आप में ये कमियां हैं, अच्छा कुछ भी नहीं है, तो आपको ना चाहते हुए भी गुस्सा ज़रूर आएगा, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम अकेले बैठे होते हैं, खुद का मूल्यांकन करते हैं, तो हमें अपने आप में, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, जैसे हम दूसरे से नहीं सुन सकते ना अपनी बुराई, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, उसी तरह से मनुष्य का स्वभाव एक और भी है। मनुष्य की प्रवृत्ति एक नेचर उसका ये भी है कि वो जब अकेले में बैठ के खुद का मूल्यांकन, खुद की ऑब्जर्वेशन करता है, तो उसको अपने काम में 10 में से उसको नंबर देने हैं तो 8 तो अच्छी चीज़ें दिखेंगी और 2 बुरी चीज़ें दिखेंगी। ऐसा होगा, अच्छाई ज़्यादा दिखेगी, बुराई कम दिखेगी। तो वो क्या है, गुण ज़्यादा देखेगा, दोष कम देखेगा। या फिर मैं एक बात बोलूं, मैंने तो कह दिया ना कम देखेगा, कई बार तो वो देखेगा ही नहीं, वो कहेगा मेरा काम तो अच्छा ही अच्छा है, मेरे काम में कोई कमी नहीं, ऐसी वाली चीज़। तो यहाँ पे वो निष्पक्ष नहीं हो पाएगा अपनी ऑब्जर्वेशन, उसकी खुद की जो ऑब्जर्वेशन वो कर रहा है उसमें वो निष्पक्षता नहीं दिखाएगा। वो क्या करेगा, अपनी व्यक्तिगतता ना चाहते हुए भी लेकर के ज़रूर आएगा इसमें। और दूसरी चीज़, जब हम सहपाठी मूल्यांकन की सहपाठी के द्वारा ऑब्जर्वेशन करने की बात करते हैं, तो सहपाठी के द्वारा, देखो अब मेरा कोई फ्रेंड है, उसकी ऑब्जर्वेशन करने का काम मुझे सौंप दिया गया, ठीक है। अब उसके साथ मेरी काफ़ी दिन से लड़ाई चल रही है। अब जो मैं उसके बारे में ऑब्जर्व करके जो रिजल्ट बनाऊंगी, जो शिक्षक को सौंपूंगी रिपोर्ट, वो मैं सही नहीं सौंपूंगी, क्योंकि मुझे तो उसके काम में सारी की सारी गलतियां ही दिखेंगी, अच्छा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी मेरी उसके साथ लड़ाई चल रही है। देखो बच्चे हैं क्लास के, आप जितने मैच्योर नहीं है कि वो यहाँ तक सोच सकें कि इस लड़ाई को पर्सनली नहीं लेके आना, वो ज़रूर लेके आएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा बच्चा है जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन मैं कैसी करूँगी, उसके काम में मैं कोई गलती नहीं निकालूंगी, सारा कुछ अच्छा अच्छा ही है। अब अच्छा अच्छा ही है तो मतलब क्या, वो बच्चे को तो ये लगेगा मुझे तो सुधार की ज़रूरत ही नहीं है, और वास्तव में उसको सुधार की ज़रूरत है। तो ये कंडीशन रहती है, चाहे हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन की बात करें, चाहे हम सहपाठी के द्वारा अवलोकन करने की पीयर ऑब्जर्वेशन की बात करें, दोनों में ये चीज़ रहेगी, निष्पक्ष निर्णय नहीं आएगा, उसका अभाव ही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पक्षपातपूर्ण निर्णय होने की संभावना। पक्षपातपूर्ण निर्णय मतलब जब विद्यार्थी खुद के बारे में ऑब्जर्वेशन कर लेगा या फिर सहपाठी उसका ऑब्जर्वेशन कर लेगा, तो अब क्या होना चाहिए, अब उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो शिक्षक की ऑब्जर्वेशन से मैच होनी चाहिए। तो जो मैंने ऊपर आपको कंडीशन बता दी, निष्पक्ष निर्णय का अभाव, बच्चा अपनी असेसमेंट कर रहा है, बच्चा अपना ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो अच्छा अच्छा देख रहा है, कमियां नहीं देख रहा। सहपाठी अगर आपकी असेसमेंट कर रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है,
वो भी अगर आप उसके फ्रेंड हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा है, अगर आप उसके साथ थोड़ा सा तब खिटपिट चल रही है आपकी फ्रेंडशिप में, तब वो क्या करेगा, आपके बारे में सारे के सारे गलत व्यूज बताएगा। अब शिक्षक जो है वो तो पक्षपातपूर्ण होता है ना, उसका मूल्यांकन तो शिक्षक जो अवलोकन करेगा उसमें तो वो पक्षपात नहीं करेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब मैच करने की बात आएगी तो सही मैचिंग होगी ही नहीं। शिक्षक की ग्रेडिंग कुछ अलग चलेगी, खुद की ग्रेडिंग अगर उसने की है तो वो कुछ अलग चलेगी। शिक्षक की ग्रेडिंग अलग चलेगी, सहपाठी ने की है तो वो कुछ अलग चलेगी। वो कंडीशन पे तय करता है कि जिसका ऑब्जर्वेशन उसने किया है, जिसका अवलोकन उसने किया है, वो फ्रेंड है या फिर एंटी वाला, एंटी पार्टी से है क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ से है जिसका अवलोकन आप कर रहे हैं। तो पक्षपात पूर्ण निर्णय हमेशा ही रहेगा, कभी भी पक्षपातहीन निर्णय नहीं आए। तो ये हैं इसके दोष। हमने सेल्फ असेसमेंट को देखा, यानी खुद का ऑब्जर्वेशन करना। मैं असेसमेंट बोलूँ तो भी ऑब्जर्वेशन ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने लेकर के चलना है, क्योंकि दोनों ही वर्ड लिखे हैं सिलेबस में, देख लेना आप। ऑब्जर्वेशन भी लिखा है और असेसमेंट भी लिखा है। आप खुद का निर्धारण करें अपने बारे में किसी राय का, या फिर अपना ऑब्जर्वेशन करें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो सेल्फ असेसमेंट या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन एक ही बात है, पीयर असेसमेंट या फिर पीयर ऑब्जर्वेशन एक ही बात है, ठीक है। तो दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या होती है, पीयर ऑब्जर्वेशन क्या होती है, और फिर हमने देखा कि सेल्फ ऑब्जर्वेशन या पीयर ऑब्जर्वेशन से फायदे क्या मिलते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, और अब हमने बात की कि इसके दोष क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारी यूनिट फर्स्ट की सी पॉइंट में एक चीज और दी हुई है, वो है शिक्षक अवलोकन, ठीक है। टीचर किस तरह से ऑब्जर्वेशन करता है अपने विद्यार्थियों की, ये हमने वहाँ पे जानना है। ये भी दिया हुआ है जो इसमें लेफ्ट है। तो हमारी जो अगली कक्षा होगी उसमें हम इसी का जो एक हिस्सा है, शिक्षक अवलोकन, टीचर ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षक जब अवलोकन करता है तो वो कैसे करता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं शिक्षक अवलोकन के, या कौन कौन से दोष होते हैं, इसकी बात होगी हमारी अगली कक्षा में, ठीक है। और वो इसी का ही हिस्सा होगा। और वो टॉपिक करने के बाद, यानी अगली कक्षा में जब हम वो टॉपिक कर लेंगे तो हमारी ये जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसके बाद सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे को आपको सिलेबस के बारे में भी बताना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अपना टॉपिक कराऊं और आप सिलेबस में देखते रहो कि कहाँ पे करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट का सी था ये पूरा का पूरा, जिसमें मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग भी था और ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्निंग, दोनों चीज़ें आती हैं। फिर ऑब्जर्वेशन में भी बताया हुआ है कि बाय सेल्फ, बाय पीयर, बाय टीचर, ये करना है। और हमने ये सारा का सारा सिर्फ टीचर वाला छोड़ के पार्ट ये सारा कर दिया है। अगली क्लास में हमारा शिक्षक अवलोकन भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब के लिए तो अलविदा। बाकी आप लोग पढ़ते हो, अगर आपको कुछ भी इसमें से समझ नहीं आता हो या आपको ये लगता है कि ये वाला पॉइंट हमको क्लियर नहीं है, तो आपके पास, सभी के पास हमें कांटेक्ट करने का, मुझे क्या सभी लेक्चरर्स को कांटेक्ट करने का आपके पास तरीका है, साधन उपलब्ध है आपके पास। तो आप पढ़ा कीजिए, और जहाँ पे भी आपको ये लगे कि ये उलझन है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन पूछोगे तो तभी ना जब पढ़ोगे। तो जब पढ़ते हो, जब वीडियो देखते हो, तो बच्चों ध्यान से देखा करो कि क्या आपको जो चीज़ें हम साथ साथ में बोल रहे हैं वो समझ में आ रही हैं, क्या वैसे ही आप तक वो चीज़ें पहुंच रही हैं। अगर बीच में कुछ भी कहीं पे भी उलझन होती है ना, तो आपके लिए, एक स्टूडेंट होने के लिए, आपके लिए ज़रूरी है, एक स्टूडेंट होने के नाते, कि आप उस उलझन को रखें ना दिमाग में। आप कहीं वेट करते रहें भी कॉलेज लगेगा तब हम जा कर के पूछ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। कॉलेज लगेगा तब पूछोगे, ठीक है। क्या तब तक याद रखोगे कि ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था? क्या याद रह पाएगा आपको? नहीं याद रह पाएगा। हम एक दिन में जब 2 क्लासेस लगाते हैं, 3 क्लासेस लगाते हैं, तभी हमारे दिमाग से स्किप हो जाता है।
कि भाई हमने पहले वाली क्लास में क्या पूछना था। होता है ना ऐसा, सबके साथ नॉर्मली होता है ऐसा, है ना। तो इसलिए हमने क्या करना है, अगर कहीं उलझन है तो पूछो उसको, और इसके लिए ज़रूरी है कि जब पढ़ेंगे तभी तो उलझन आएगी, तो पढ़ना है आप, ठीक है। तो ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।